यू ऑल, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अपने लेक्चर नंबर 15 आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आंग्ल सिख युद्ध के बारे में होगा कि जो एंग्लो सिख वॉर हुआ था वो क्या था, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, क्या क्या चीजें, सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कैसे बंगाल पे अंग्रेजों ने अपना अधिकार किया, कैसे मैसूर पे उन्होंने अपना अधिकार किया, कैसे मराठाओं के साथ उन्होंने मराठाओं को हटाकर मराठाओं को की बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शामिल किया, यानी कि उसको अपने अधीन किया। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया पूर्व से, यानी बंगाल से, फिर वो दक्षिण में पहुंचे मैसूर की तरफ, फिर वो थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़े और जहां पर उन्होंने मराठाओं को पश्चिम की तरफ धकेला, मतलब पश्चिम की तरफ मराठाओं को हराया। उसके बाद अब आता है सिख। सिख के बारे में हमें डिस्कशन करना है क्योंकि सिखों का जो पंजाब का अधिग्रहण उन्होंने कैसे किया वो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं अंग्रेजों ने। उसके पीछे कुछ पृष्ठभूमि है, तो पहले उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो जरा प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए जो जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि कड़ियां जोड़ते हुए चले। आप जानते होंगे सिख धर्म का नाम आपने सुना हुआ। सिख धर्म की जो स्थापना हुई है वो गुरु नानक देव जी के द्वारा हुई है 1480 से, 1480 नहीं 1469 से लेके। थोड़ा समझना जो मैं बोलने जा रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से। अरे यार पेन भी ना चलता नहीं कभी कभी। 1469 से लेकर लगभग लगभग 1539 ईस्वी का टाइम पीरियड है गुरु नानक देव जी का। और गुरु नानक देव जी के बारे में हम कहते हैं कि इन्होंने ही एक तरह से अगर हम कहें तो जो सिख धर्म है वो यहीं से स्टार्ट होता है गुरु नानक देव जी के द्वारा। ठीक है, तो एक बात तो ये समझ में आती है। मैं अगर देखो फटाफट से कुछ बातें बोलते हुए चल रहा हूँ, फटाफट से देखो। एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट हमें चीजों को लिंक करते हुए चलना है। हमें सिर्फ उतना ही नहीं पढ़ना जितना दिख रहा है, हमें और भी कुछ समझना है। जैसे जैसे ये किनके समकालीन रहे होंगे, क्योंकि ऐसे कितना याद रख लोगे आप, कब तक सन वगैरह ज्यादा नहीं टिक पाएगा आपके दिमाग में, ज्यादा नहीं टिक पाएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके दिमाग में टिक पाएंगी कि किसके साथ के थे, तो उससे ज्यादा अच्छा सा फील आ पाएगा। जैसे हम कहते हैं कि महात्मा गांधी जी थे और अपने जवाहरलाल नेहरू थे, समझ में आता है। महात्मा गांधी जी थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, समझ में आता है कि इन्हें कुछ इतिहास की खास समझ नहीं है, क्योंकि ये दोनों का टाइम पीरियड ही अलग अलग है। तो उसी तरीके से अगर हम गुरु नानक देव जी हैं तो हमारे सामने कुछ लिखा होगा तो हम समझ पाएंगे कि यार ये उनके समकालीन है कि नहीं है। तो उसके लिए जरूरी है आपको पता हो 1451 ईस्वी से, आप शायद जानते होंगे, नहीं जानते हो तो आप सुन लीजिए। मेडिवल हिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ कि लोधी वंश यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है 1451 ईस्वी से, आगे तक ये लगभग लगभग चलेगा। तो कुल मिलाकर आप मान के चल लो कि 1526 तक ये मोटा मोटा चलता है, जब इब्राहिम लोधी को हरा दिया जाता है बाबर के द्वारा, तो 1526 तक ही चलेगा। अभी दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करें तो नीचे की तरफ अगर आप बात करो दक्कन की तरफ, दक्कन में 1509 से 1529 ईस्वी के बीच में कृष्णदेव राय का शासन है, तुलु वंश, कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय समझ जाना, वो लिखा हुआ मैंने। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हल्का सा फील आ रहा है कि यार अच्छा, तो गुरु नानक देव जी एक तो लोधी वंश में इनके समकालीन रहेंगे किसी के अकॉर्डिंगली जो भी होगा, और दूसरा कृष्णदेव राय के समकालीन है ये। कृष्णदेव राय एक प्रतापी राजा हुए हैं, हम जानते हैं। अब दूसरी बात विजयनगर के, विजयनगर के राजा। अगली बात 1539 भी कुछ खास लग रहा है, क्योंकि 1539 इसलिए खास लग रहा है क्योंकि इस समय चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा के युद्ध में अगर हम बात करें तो आप शायद जानते होंगे कि हुमायूं की बात हो रही है, क्योंकि 1526 में जब बाबर ने एंट्री की थी यहाँ पर, बाबर ने हराया था इब्राहिम लोधी को और मुगल सल्तनत की स्थापना की थी अपने हिसाब से। तो उसके बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है 5-6 साल बाद, यानी 29-30 के करीब, 1529-30 के करीब बाबर की मृत्यु हो जाती है 26 जनवरी को। अब उसके बाद आगे जाके बाबर के कुछ बेटे होते हैं, हुमायूं है, हिंदाल है, अस्करी है, ये कुछ लोग बेटे हैं जो बाबर के हैं। उनमें हुमायूं बड़ा भाई है। अब हुमायूं क्या है कि हुमायूं लड़ता है, अपनी सत्ता को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टक्कर हो जाती है शेरशाह सूरी के साथ, या मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और शेरशाह सूरी के साथ उसकी लड़ाई आती है चौसा के युद्ध में कर्मनाशा के तट पे। तो बताते हैं कि यहाँ डूबते डूबते मरता है हुमायूं, यानी इसकी मृत्यु होते होते बचता है, इसे बचाता है एक मछुआरा टाइप का जो वहां का रहता है, वो बचाता है इसे। बाद में ऐसा भी इतिहास बताता है हमें कि हुमायूं ने अपने एक तरह से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उसको एक दिन का सुल्तान भी घोषित किया था और उसने चमड़े का सिक्का चालू किया था। ऐसे ही बता दिया जनरल नॉलेज के लिए, ये कोई याद रखने वाली चीज नहीं है। तो चौसा का युद्ध हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। भले ही इसमें हुमायूं हारा नहीं था, लेकिन अगले 1540 में कन्नौज के या बिलग्राम के युद्ध में वो हार चुका था शेरशाह सूरी से, और फिर निर्वासित रहा था, वो यहाँ से फारस चले गया था। ये तो हम जब मुगल सल्तनत पढ़ेंगे, मुगल काल पढ़ेंगे, तब हम पढ़ लेंगे, लेकिन यही होता है रेफरेंस। इसी तरीके से हमें चीजों को करना चाहिए। तो फिलहाल अभी इतना है कि हम सिख धर्म के बारे में पढ़ लें, उसके बारे में हमने गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ा। इन्होंने एक तरह से गुरु परंपरा यहाँ पे स्टार्ट हुई, 10 सिखों में गुरु हुए, हो सके तो याद रखें, सीक्वेंस में आपको याद रहने चाहिए। उनमें कुछ जो इंपॉर्टेंट, जो अभी आज के रेफरेंस में इंपॉर्टेंट है, वही है 5वें और 9वें गुरु। 5वें गुरु गुरु अर्जन देव है, गुरु अर्जन देव, गुरु अर्जन देव है, आप लिख देना गुरु आगे से। और एक गुरु तेग बहादुर है, गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है ना। तो ये जो लोग हैं ये हमारे पास 5वें और 9वें यहाँ पे सिख के गुरु रहे हुए। इनकी जो हत्या की या इनको जो मृत्युदंड दिया गया वो जहांगीर के द्वारा दिया गया। कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि जहांगीर और ये पहले मित्र थे या इस तरह की कुछ बात, लेकिन जहांगीर ने इनकी हत्या करा दी, एक बात। दूसरी बात, तेग बहादुर को भी, सॉरी माय गॉड, सॉरी, तेग बहादुर जो है उनको भी, गुरु तेग बहादुर जो है उनको भी औरंगजेब ने उनकी मृत्युदंड दिया था उन्हें।
इसलिए इन लोगों के मन में सम्मान की भावना आती है क्योंकि ये लोग अपनी बात पर टिके हुए थे ये लोग, क्योंकि औरंगजेब ने काफी इन्हें प्रलोभन दिए, काफी डराया धमकाया ये सब बातें, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं माने। और अंत में इनको मतलब आप जानते हैं शायद कि दिल्ली के चांदनी चौक में आप जानते होंगे इस तरह से मृत्यु दंड दिया औरंगजेब ने। औरंगजेब जो तेग बहादुर जी थे, इनके बेटे हुए गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह का नाम हमने सुना हुआ, खालसा पंथ की स्थापना की। कुल मिलाकर के जो सिख धर्म था उसको एक तरह से युद्ध में प्रवीण बनाने का जो काम किया वो गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। पंच प्यारे वो सब स्थापना इन्होंने की। अभी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, सुनना। औरंगजेब की मृत्यु जाती है 1707 ईस्वी में, औरंगजेब की मृत्यु जाती है, जो कि एक अंतिम हम मान सकते हैं कि केंद्रीय जो मुगल सत्ता थी उसका एक शक्तिशाली शासक था औरंगजेब। इसके बाद औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी है वो खास काम नहीं कर सके और धीरे धीरे मुगल काल जो था वो पतन की ओर बढ़ता गया। गुरु गोविंद सिंह जी की भी हत्या कर दी गई थी 1708 ईस्वी में पठान के द्वारा। इनका जिस टेंट में ये रह रहे थे उस टेंट में धोखे से आकर एक पठान ने इनकी हत्या कर दी थी। तो कुल मिलाकर अगले वर्ष गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो गई है। तो औरंगजेब वही है जो कि शिवाजी से भी लड़ रहा है एक तरफ से और गुरु गोविंद सिंह जी से भी उसकी नहीं बनती है। आपको समझ में आ गया होगा, ये कुछ एक रेफरेंस था, शायद आपको इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं कि हुआ क्या। अब इनके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने बोल दिया था कि यार हमारे बात ना अब गुरु कोई नहीं बनेगा, यानी गुरु परंपरा को उन्होंने एक तरह से समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि अब से कोई गुरु नहीं बनेगा, ये व्यक्ति विशेष को हम गुरु नहीं बनाएंगे। इन्होंने अपनी जो एक इनका धर्म ग्रंथ था, इन्होंने कहा कि यही हमारी अब से जो गुरुवाणी होगी यही हमारा वो होगा, धर्म ग्रंथ होगा, यही हमारा गुरु होगा, गुरु होंगे, ये उन्होंने बोला था। तो इसके बाद लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के एक शिष्य थे, लक्ष्मण था उनका नाम, लक्ष्मण देव कहते थे उन्हें, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने उनका एक नाम रखा था बंदा सिंह बहादुर। पेन कभी कभी ना चलना बंद कर देते पता नहीं क्यों। बंदा सिंह बहादुर, बंदा सिंह बहादुर जो थे गुरु गोविंद सिंह जी के क्या थे, शिष्य थे। ठीक है, इनके बारे में हल्की से मैं बात बता दूं कि बंदा सिंह बहादुर के बारे में बात यह ना कि 13-14 साल की उम्र में जब ये छोटे थे शिकार करने गए थे, फटाफट से सुन लो एक बात। इन्होंने एक शिकार किया, एक तीर जाके लगा कि हिरणी को, जो कि गर्भवती थी। तो हिरणी का जो छोटा सा बच्चा आया बाहर, उन्होंने देखा वो मर गया उस समय तड़प के। ये जो बंदा सिंह बहादुर जो कि लक्ष्मण देव थे, ये बड़े व्यथित हुए इस बात से, वैराग्य उत्पन्न हुआ और जंगल की तरफ चले गए, तपस्या वगैरह करने लग गए मोक्ष की प्राप्ति में। बाद में जब गुरु गोविंद सिंह जी, आप जानते होंगे इनके 4 बेटे थे, कुछों को दीवार में चुनवाया गया था कि अपना धर्म बदल लो, ये सब बातों के कारण। तो गुरु गोविंद सिंह जी जब लोहा ले रहे थे औरंगजेब वगैरह से, तो उस बीच में इनका मिलना हुआ बंदा सिंह बहादुर से, उस पहाड़ी में जाकर जहाँ पे रहते थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने इनको कहा कि यार अभी समाज को आपकी जरूरत है और आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप यहाँ जंगल में बैठे हुए हो, आप समाज को आपकी जरूरत है। तो फिर ये प्रभावित हुए गुरु गोविंद सिंह से और निकल पड़े, और कुछ कई सैनिकों को लेकर इन्होंने हमला वगैरह भी किया। लेकिन इसका भुगतान इन्हें करना पड़ा 1716 ईस्वी में। 1716 ईस्वी में जो फर्रुख अशियर था, आपने सुना होगा फर्रुख अशियर के बारे में, आप बोल लोगे ये दोबारा कहां से आ गया। फर्रुख अशियर का शाही फरमान हम बोलते थे कि इसने अंग्रेजों को दिया था। एक तरफ से अंग्रेजों को शाही फरमान दे रहा है, लेकिन अपने देश के जो लोग हैं उनको ये मृत्यु दंड दे रहा है। वो बंदा सिंह बहादुर को इसने मृत्यु दंड दिया 1716 ईस्वी में। तो कुल मिला के बंदा सिंह बहादुर का जो टाइम पीरियड है 1708 ईस्वी का। बंदा सिंह बहादुर का काम कुछ कुछ वैसा ही है जैसा कि अभी तक के धर्म गुरुओं का था इनमें, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर सिंह जी का था। लेकिन क्योंकि अब गुरु पद समाप्त हो चुका था, तो इन्होंने प्रधानमंत्री प्रधान सेनापति के तौर पे यहाँ पर युद्ध का नेतृत्व वगैरह किया था। अब इनके बाद क्या है कि सिख जो धर्म था वो अब इतना ज्यादा फल फूल नहीं रहा था, यानी इतनी तेजी से उभर नहीं रहा था, यानी उसका जो राज्य क्षेत्रीय विस्तार था वो कम हो गया था। अब इसको बढ़ाएंगे कैसे, देखते हैं क्या हुआ। अगले टाइम पे कुछ टाइम बाद इतिहास ने करवट ली और 1761 ईस्वी आ गया। 1761 ईस्वी वो टाइम पीरियड है जब पानीपत का थर्ड वॉर हो रहा है। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये अहमद शाह अब्दाली का, जो कि अफगान शासक है, इसे अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी भी कहते हैं कुछ लोग, उसने लड़ा भाऊ साहब के साथ जो कि मराठाओं में थे। यानी कुल मिलाकर मराठाओं और अफगानों के बीच में लड़ाई हुई थी। इस युद्ध में मराठाओं की हार हो जाती है। अब क्या हो रहा है आप समझना, इसके परिणाम क्या हुए। मराठा हारे एक बात, और दूसरी बात मराठा इसमें हारे, और दूसरी बात औरंगजेब की 1707 में जो मृत्यु हो चुकी है उसके बाद के सारे उत्तराधिकारी एक से बढ़ के एक निकम्मे टाइप के हैं, यानी कि वो कुछ खास काम कर नहीं पा रहे। तो अब खास काम नहीं कर पा रहे तो क्या हो रहा है कि जो मुगल सल्तनत है वो कमजोर बनती रह रही है। तो कहने का मतलब है कि जो मुगल सत्ता है, यानी मुगल जो है वो भी कमजोर होते रह रहे हैं। अब ये दोनों चीजें जब हुई कि मुगल भी कमजोर हो गए, मराठा भी हार गए, तो यानी कि अब रास्ता साफ है। किसका रास्ता साफ है, सिख का, यानी पंजाब का जो रास्ता साफ है, जो सिख थे। तो इसका मतलब इनका फायदा उठाते हुए सिख जो थे उन्होंने अपने आप को थोड़ा विस्तृत करना स्टार्ट किया, अपने क्षेत्र का विस्तार करना उन्होंने शुरू किया। और इसी बीच में सिख जो थे वो उभरने लगे। एक बार इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने 12 अलग अलग कबीले टाइप के बनाए। जैसे कि आपने देखा कि मराठाओं ने अपने को 5 हिस्सों में बांटा था, अलग अलग संघ थे कि कोई पेशवा थे, कोई होलकर्स थे, कोई आपके गायकवाड़ थे। ठीक है, तो इस तरीके से थे। इसी तरीके से जब हम सिख की बात करते हैं तो सिखों ने भी अपने को 12 मिसल में बांटा। मिसल कहते थे इस चीज को, कबीले टाइप के, जैसे एक राज्य में डिस्ट्रिक्ट होते हैं वैसी टाइप का समझ लो, मोटा मोटा समझने के लिए।
12 मिसल थे। इन 12 मिसल में 2 मिसल बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली थे। एक का नाम था भंगी मिसल और एक का नाम था सुकर चकिया मिसल। सुकर चकिया, हाँ सुकर चकिया, सुकर चकिया मिसल, ये 2 थे। इसमें भी ये जो भंगी मिसल था ये बड़ा प्रभावशाली था। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे कोई नृत्य होती है उसकी भंगिमा होती है ना, उससे आप याद रख सकते हो। अब ये ज्यादा प्रभावशाली था, इसने अपनी विस्तार अपनी सीमा का लगभग अफगानिस्तान तक कर लिया था। जो आज का पंजाब वाला इलाका है, लगभग राजस्थान वाला, वहां से होते हुए पूरा अफगानिस्तान तक इन्होंने अपना इलाका कवर कर लिया था। एक बात, लेकिन इस सुकर चकिया जो ये मिसल है, जो ये कबीला या जो ये वाला सिख का जो ये याला डिवीजन है, इसमें एक बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली एक राजा के रूप में एक व्यक्ति उभर के आते हैं। सबसे पहले इनका नाम है रणजीत सिंह, और यही आज की स्टोरी के मेन नायक है। वैसे रणजीत सिंह निकल के आते हैं। रणजीत सिंह के बारे में अगर हम स्टोरी पता करें तो रणजीत सिंह का जन्म लगभग देखो ये याद नहीं रखना आपको कि जन्म किसका कब, मुझे आ रहा है तो मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं आएगा तो मैं फिर नहीं लिखूंगा। अगर मैं कोशिश करूंगा थोड़ा रिमाइंड करने की, नहीं होगा तो मैं माइंड नहीं करता इस बात को फिर। लेकिन मुझे अगर समझ में आ रहा है तो 1780 ईस्वी से लेके 1839 ईस्वी तक इनका जन्म हुआ है। मतलब जन्म तो इनका हो गया था लेकिन मृत्यु होती है 1700। ये इसलिए मुझे खास पॉइंट लगता है क्योंकि ना अगर आप देखोगे ये व्यक्ति के बारे में खास बात है कि 10 साल की उम्र में पहला युद्ध लड़ा था। एक बात, 12 साल के लगभग थे, इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इन्होंने संभाला अपने आप को जैसे तैसे करके। आप ये लगा लो कि 1799 ईस्वी आने तक, अगर मैं आपको रणजीत सिंह का थोड़ा सा इतिहास बता दूं तो आपको अच्छा लगेगा सुन के, देखिएगा जरा। 1799 ईस्वी सबसे पहले लाहौर पे कब्जा, लाहौर को इन्होंने अपने अधीन किया। उसके बाद 1801 ईस्वी में पंजाब के शासक के रूप में उभरे, यानी कि पंजाब के जो राजा बने। अब आप उम्र लगा लो कि इनकी कितनी उम्र रहेगी, 20-21 साल की उम्र रहेगी जिसमें पंजाब के शासक बन रहे हैं। 1802 ईस्वी में ये अमृतसर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। थोड़ा सा प्लीज ये पॉइंट आप हो सके तो ध्यान रखना, अमृतसर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। 1807 ईस्वी में ये एक अफगान शासक है, एक अफगानी है, उसके साथ लड़ाई करी इन्होंने। उस अफगान का नाम वैसे कुतुबुद्दीन है, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, कुतुबुद्दीन है उसका नाम। उसके साथ इन्होंने हराया और उसको इन्होंने हरा दिया, अफगान शासक को इन्होंने हरा दिया, ठीक है। और उस इलाके पे इन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है ना, अफगान के उस इलाके में इन्होंने कब्जा कर लिया। अभी आगे पे आपको दिख जाएगा लिखा हुआ, सब मैंने लिखा हुआ है, डोंट वरी, ठीक है। इसके बाद 1807 के बाद अब कुछ छोटे मोटे टाइम पीरियड आते हैं, जैसे एक 1809 थोड़ा इंपॉर्टेंट, अभी मैं बताऊंगा क्या है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेट आती है, वो है 1813 से लेकर 1837। मैं जिक्र करूंगा इसका क्योंकि इनके बारे में सिर्फ इतना ही है जो मैं लिख रहा हूं। 1818 1819 ये तीन कुछ बातें इनके बारे में फटाफट से बता देता हूं। इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई, मोटा मोटा पहले सुन लो। 1818 ईस्वी में अगर हम बात करें तो मुल्तान को ही अपने कब्जे में कर लेते हैं। 1819 ईस्वी में ये कश्मीर को अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो इतनी जगह इन्होंने अपने कब्जे में कर ली है। और ये पंजाब के शासक बनने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जितनी 12 मिसल है उन सबों ने इनके आगे अपना सर झुका दिया कि भैया आप ही हमारे मेन प्रतिनिधि हो। जैसे पूना का पेशवा होता था मराठाओं में एक तरह से, तो उस तरह की यहाँ पर इनको पदवी मिल चुकी थी। 20-21 साल की मात्र इनकी उम्र रही होगी उस समय। अब होता क्या, जरा समझना कुछ कुछ बातें, ये आपको समझ में आ गया कि प्रभावशाली उसके रूप में निकल के आ रहे हैं। अब मैं कुछ बातें इनके बारे में आपको बता देता हूँ, रणजीत सिंह के बारे में। महाराजा रणजीत सिंह का जब नाम लेते हैं तो पहले तो मुझे कभी कभी शक्तिमान के पिताजी की याद आ जाती थी, क्योंकि शक्तिमान में उनके पापा का नाम भी रणजीत सिंह था। खैर, यहाँ पर जो रणजीत सिंह है ये एक धर्म निरपेक्ष राजा रहे हैं। इन्होंने कभी भी ऐसी जबरदस्ती नहीं करी कि अपना धर्म बदलो, ये सब बातें, किसी हिंदू या मुस्लिम को कि सिख बनो, ऐसा कभी इन्होंने नहीं कहा। अगली बात, भले ही अनपढ़ थे लेकिन उन्होंने शिक्षा पर अपने राज्य में काफी खर्चा किया, काफी जोर दिया। एक और इंपॉर्टेंट बात कि बचपन में जब ये छोटे थे तो चेचक के कारण इनकी एक आंख जो थी दृष्टिबाधित हो गए थे एक आंख से, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इतना जबरदस्त काम किया। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूंगा, ये कहते थे अक्सर कि मेरी एक आंख अगर ईश्वर ने दी है तो वो चाहते हैं कि मैं सब व्यक्ति को एक ही नजर से देखूं, इसीलिए किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करते थे, धर्मनिरपेक्ष टाइप के ये थे। एक ब्रिटिश इतिहासकार हुए बाद में आगे चलकर, उनका नाम है व्हीलर। व्हीलर ने इनके बारे में कहा कि अगर ये ना 1-2 साल पीढ़ी पुराने व्यक्ति होते ना, यानी कि अगर 1-2 पीढ़ी पुराने व्यक्ति होते तो भारत का इतिहास ही बदल देते, यानी पूरे भारत में चक्रवर्ती राजा के रूप में निकल के आते। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये थोड़ा पीछे जाके ना, अगर ये औरंगजेब वगैरह के टाइम में होते तो ये फिर अलग ही स्थिति होती, फिर तब ये पूरे भारत को कब्जे में लेते। ऐसा इनके बारे में कहा था, इतने प्रभावशाली ये थे, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा। ये मैंने बात की रणजीत सिंह के बारे में। 1839 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद पूरे पंजाब में अस्थिरता छा जाती है, क्योंकि इनके बाद जो भी इनके उत्तराधिकारी रहते हैं, 4-5 उत्तराधिकारी आ जाते हैं 4-5 सालों के अंदर अंदर, और कोई भी स्थिर नहीं रह पाता। कहीं ना कहीं अब पंजाब एक तरह से अब खतरे की घंटी पंजाब में बजने लगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेज इंतजार में बैठे हुए। इस बीच में काम होता है 1809 का, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था, वो ये होता है कि ना रूस और फ्रांस, थोड़ा प्लीज समझना बात को, रूस और फ्रांस
रूस और फ्रांस ये दोनों के दोनों यूरोप में बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं कि इंडिया पे अटैक करेंगे जमीन के रास्ते। जमीन के रास्ते यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत ऐसे होते हुए अंदर घुसेंगे, यानी पंजाब वगैरह के रास्ते। इनकी प्लानिंग चल रही है वहां पर रूस और फ्रांस की। और ये लोग आपस में एक संधि वगैरह भी वहां पे कर लेते हैं, सब लिखा हुआ है मैंने आगे, डोंट वरी, एक संधि कर लेते हैं। इस संधि में ये तय होता है कि यार हम लोग दोनों के दोनों मिलकर, अंग्रेजों को खबर लग जाती है 1807 में ये लोग अपनी संधि करते हैं। अब अंग्रेज क्या करते हैं, रणजीत सिंह के पास जाते हैं, रणजीत सिंह से बोलते हैं कि यार ऐसा करते हैं हम दोनों भी संधि कर लेते हैं, हम दोनों संधि करेंगे, उसमें ये होगा कि रूस फ्रांस में से किसी ने भी आप में या मुझ में अटैक किया तो एक दूसरे की मदद करेंगे हम दोनों। अंग्रेज कहना रणजीत सिंह से, समझ रहे हो आप मेरी बात, ये तय किया गया। रणजीत सिंह भी इनके आगे कुछ शर्त रखते हैं। रणजीत सिंह बोलते हैं कि ठीक है ऐसा हो जाएगा, लेकिन आपको जो एक नीचे पे मालवा जगह पड़ती है, मालवा पड़ती है जो कि पश्चिमी मध्य प्रदेश है, ये आप समझ लो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के पास, यानी मध्य प्रदेश का इलाका समझ लो आप, जो राजस्थान की तरफ है। वो बोलते हैं कि मालवा का शासक मुझे बना दो, आप मालवा का राजा घोषित कर दो मुझे। ये कौन कहते हैं, रणजीत सिंह। अंग्रेज मानते नहीं है, तो कुल मिलाकर की बातचीत इनकी हो नहीं पाती, 1807 में बातचीत इनकी हो नहीं पाती है। लेकिन फिर आगे जाके 1809 ईस्वी में इन लोगों की बातचीत होती है और कुल मिलाकर के इन दोनों के बीच में संधि होती है, इसे अमृतसर की संधि के नाम से जाना जाता है, जिसमें यह तय किया जाता है कि सतलुज नदी का जो क्षेत्र है, इसके पूर्व का जो इलाका है वो अंग्रेज का रहेगा, यानी कि अंग्रेज रहेंगे यहाँ पे, रणजीत सिंह यहाँ पर नहीं आएंगे इंटरफेयर करने। और इसके पश्चिम का जो इलाका रहेगा वहां रणजीत सिंह रहेंगे, अंग्रेज यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएंगे कुछ भी करने के लिए, ये रणजीत सिंह का इलाका रहेगा। और इसी के उस तरफ अफगानिस्तान वगैरह है जो कि रूस आने की तैयारी में। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं रशिया से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इस चीज को पढ़ लो। गुरु नानक देव द्वारा सिख धर्म विस्तार, कोई भी पॉइंट जो मैंने नहीं पढ़ा होगा मैं उसी को पढ़ूंगा, बाकी आप देख लो और पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऑलरेडी। कोई भी पॉइंट जो मैंने नहीं बोला होगा मैं सिर्फ उसी को पढ़ूंगा, ठीक है। सारी पॉइंट हमने पढ़े, महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। ये अगर आप हल्का सा देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये कुछ जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है ये आधुनिक पाकिस्तान का इलाका है। गुजरात आपको दिख रहा होगा, गुजरात ये आज का गुजरात नहीं है, ये गुजरात वही है जो कि आज के पाकिस्तान में पड़ता है। और जम्मू देख लीजिए आप, ये सारी चीजें अभी कुछ का जिक्र होगा यहाँ पर जब मैं पढ़ाऊंगा। सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम और सिंधु नदी, जो 5 नदियां बहती है, उसी कारण से पंचनद कहा जाता था, इसी कारण से बाद में पंजाब कहा गया। ये वो क्षेत्र है जो आपको दिखाई दे रहा है। अभी बाद में आके आप इसका रेफरेंस लेना, 1839 तक का मैप है, क्यों, क्योंकि 1839 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है रणजीत सिंह की। आगे देखते हैं, अब समझना बात को। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में क्या मैंने बोल दिया, 1799 में लाहौर में जीत करी, 1801 में पंजाब के महाराज बने, क्या मैं बोल चुका हूं। 1802 ईस्वी में अमृतसर को अपने राज्य में मिला। 1807 ईस्वी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने कुतुबुद्दीन को हराकर कसूर पर कब्जा किया। आप पीछे मैप में जाओगे जो मैंने बताया, तो कसूर एक जगह मिलेगी जो कि पाकिस्तान में है आज के डेट में, कसूर, ठीक है ना। रणजीत सिंह ने वर्ष 1818 में मुल्तान, मैं बता चुका हूं, 19 में कश्मीर को अपने कब्जे में लिया। अफगान और सिखों के बीच, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैंने शायद लिखी हुई है पीछे, कि 1813 और 1837 के बीच में बहुत सारी लड़ाइयां हुई है अफगानों के और सिखों के बीच में। लेकिन इस सब में, जैसे आपने पढ़ा होगा कभी अमरूद सुना, वैसे ही जमरूद है, जमरूद का युद्ध हुआ, ये अंतिम युद्ध था इनके बीच में, 1837 में हुआ। 1839 में फिर रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। ये जमरूद का युद्ध जो था ये कई महीनों तक थोड़ा निर्णायक रहा, और इसमें अगर देखा जाए तो एक तरह से अफगानी जो थे जीत चुके थे और उन्होंने अपने जो पुराना इलाका काबुल था जो उनके हाथ से जा चुका था उसे वापस ले लिया था। तो जमरूद के युद्ध में अगर आप ध्यान रखें तो अफगान जीते हैं वैसे, और ये सिखों और अफगान के बीच में हुआ, ये ध्यान रखना। उसके बाद व्हीलर ने कहा था, मैंने आपको बता दिया, कभी कभी स्टेटमेंट है पूछा जाता है, लाहौर को उन्होंने अपनी आधुनिक राजधानी बनाया। लाहौर वही जिसको उन्होंने कब जीता था, 1799 ईस्वी में। अमृतसर वही जिसको उन्होंने 1802 ईस्वी में जीता था। अमृतसर को उन्होंने धार्मिक राजधानी बनाया और पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने किसको बनाया, लाहौर को। अमृतसर की संधि के बारे में बता चुका हूं, 1809 में हुई थी, अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। इसका प्रस्ताव यूं तो 1807 में आ गया था, लेकिन यह लागू हुई 1809 ईस्वी में। इसमें यह तय किया गया कि सतलुज नदी के पूर्व का इलाका अंग्रेजों के पास और पश्चिम का इलाका रणजीत सिंह के पास रहेगा, यह तय किया गया था। अब अगर आप इसमें देखें, इसका तात्कालिक कारण मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, फ्रांस और रूस के बीच में जो एक संधि हुई थी, संधि का नाम थोड़ा ध्यान रखें, तिलसित की संधि है। तिल तिल होता है ना, तिल छोटा सा, वही तिल, तो तिलसित की संधि का होना है, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगली बात कि इस संधि के अनुसार रूस और फ्रांस दोनों मिलकर भारत में जमीन, ये मैं बता चुका हूं आपको। 1807 में रणजीत सिंह की संधि का प्रस्ताव मिलता है, वही सब बातें बोली जाती है। रणजीत सिंह बोलते हैं कि ठीक है मैं मान लूंगा आपकी बात, लेकिन आप मुझे क्या करो कि जो मालवा का क्षेत्र है उसका राजा बनाओ, ऐसा कहते हैं। देखो ये अपनी 2 शर्तें लिखते हैं, मालवा के क्षेत्र का राजा घोषित करो मुझे, और दूसरी बात बोलते हैं कि अफगानों के साथ मेरी अगर लड़ाई वगैरह कभी होगी तो आप बीच में कभी मत आना। अंग्रेजों से कहते हैं, अंग्रेज इन बातों को नहीं मानते, तो अंग्रेज इन बातों को नहीं मानते तो फिर ये संधि नहीं हो पाती। 1807 में जो प्रस्ताव आया था नहीं हो पाता। लेकिन इसके अगले साल 1808 में रणजीत सिंह क्या करते हैं, मालवा पे अटैक कर देते हैं। सोचते हैं कि यार अंग्रेजों ने मुझे राजा नहीं बनने दिया, मैं खुद बन जाता हूं, लेकिन ये इसमें हार जाते हैं।
अब ये इसमें हार जाते हैं तो 1809 ईस्वी में आकर फिर ये लोग संधि कर ही देते हैं वही बातें, और 1809 में संधि हो जाती है। तिलसित की संधि याद रखना, रूस और फ्रांस के बीच में। 1809 में अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि होती है, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। इस संधि में यही तय किया जाता है कि सतलुज नदी के पूर्व का क्षेत्र अंग्रेजों का और पश्चिम का क्षेत्र रणजीत सिंह के पास यानी सिख के पास रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, चार्ल्स मैटकॉफ। ये संधि जो हुई थी अमृतसर की संधि, यहां से हुई थी रणजीत सिंह विद व्हाट, यहाँ पे हुए मैटकॉफ, चार्ल्स मैटकॉफ। शायद आपने नाम सुना होगा चार्ल्स मैटकॉफ, मैं बता देता हूँ। देखो चार्ल्स मैटकॉफ के बारे में खास बात यह है कि चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि ना 1828 से 1835 तक के बीच का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड वो है जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड है। ये वही है जिसके टाइम पे राजा राम मोहन राय थे, जिसके टाइम पे आपको अगर याद होगा सती प्रथा जो थी वो समाप्त की गई थी 1829-30 के एक्ट में। ये वही है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके जस्ट अगले साल 1800, अच्छा अरे आप बोल लोगे क्यों सती प्रथा, वो मैंने पढ़ाया नहीं, डोंट वरी, मैं बता दूंगा उसे आगे, उसकी चिंता मत करना। मैं सिर्फ बता रहा हूँ रेफरेंस के लिए, ताकि आपको ना आगे के लिए याद रहे। गवर्नर जनरल ये सब मैं एक साथ बताऊंगा एक वीडियो में, इसकी चिंता मत करना। जैसे 1800 आपको 1813 से 23 तक अगर आप देखोगे कौन थे गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1823 से 28 तक कौन थे, एमहर्स्ट। इस समय युद्ध हुआ था म्यांमार बर्मा के साथ, अंग्रेजों का युद्ध हुआ था, ये एक बात आपको याद नहीं रखना, मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए बोल रहा हूं कि ये लॉर्ड विलियम बेंटिक है जो कि काफी फेमस है, लेकिन ये है मैटकॉफ। मैटकॉफ का टाइम पीरियड ये है, बस खास बात इतनी है, अपने लिए मैटकॉफ ही काम कर रही। मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ना काफी ज्यादा जो प्रेस बनी थी, जो प्रेस होती थी प्रिंटिंग प्रेस पे, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जा चुके थे भारतीय प्रेस पे। तो उनको थोड़ा सा एक हल्का करने का काम जो करता है, उन जो प्रतिबंध रहते हैं उन्हें हटाने का काम मैटकॉफ के द्वारा किया गया, इसलिए मैटकॉफ को कहते हैं। मैटकॉफ की खास बात क्या है कि मैटकॉफ को भले ही हम लोग यहाँ जान रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मैटकॉफ ने यहाँ संधि करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अमृतसर की। ऑप्शन में आएगा ना, आप कभी क्लिक नहीं करोगे, देखना, क्योंकि आप लोग सोचोगे मैटकॉफ तो 1835-36 के बीच का है, अमृतसर की संधि तो 9 की भी है। इस समय मैटकॉफ की उम्र 20 से 25 साल के बीच की है। अब आप लगा लो फिर 20-22 साल की उम्र है करीब करीब मैटकॉफ की, जब उन्होंने अमृतसर की संधि करी है रणजीत सिंह के साथ। तो इस तरीके से शायद आपको बात समझ पाएंगे, शायद आप समझ गए। तो इस तरीके से माय डियर आपको समझ में आ गया कि अमृतसर की संधि तक काम हो चुका है फिनिश। अब कुछ काम की बात सुनो। अब क्या होता है, 1839 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है रणजीत सिंह की, यानी रणजीत सिंह जो है इनकी मृत्यु हो गई है 1839 ईस्वी में। अब इनके रणजीत सिंह के कुछ उत्तराधिकारी आएंगे। इन उत्तराधिकारी में सबसे पहले खड़क सिंह, उसके बाद एक अगले व्यक्ति हैं नौनिहाल सिंह, इसके बाद एक अगले व्यक्ति है, इनका नाम है चांदकौर या चंदकौर ऐसा कुछ कह लो आप। उसके बाद अगले व्यक्ति है, इनका नाम है शेर सिंह। और फाइनली एक व्यक्ति आएंगे, इनका नाम होगा दिलीप सिंह। दिलीप सिंह नाम देख के मत सोच लेना कि बहुत कोई बड़ा इंसान है, बेचारा सिर्फ 5 वर्ष का एक बालक है, 5 साल की उम्र है सिर्फ दिलीप सिंह की, एक अल्पायु पुत्र, रणजीत सिंह के ही पुत्र हैं अल्पायु। इस बीच में आप देखोगे इतने लोग आए और गए, कोई हत्या का शिकार हुए, किसी की स्वाभाविक मृत्यु हो गई, लेकिन कुल मिलाकर अस्थिरता बनी रही पंजाब में, जो कि अंग्रेजों का एक इन्विटेशन था। अब आपको समझ में आ गया कि दिलीप सिंह यहाँ पे बैठे हुए हैं गद्दी पे, और 5 वर्ष का बालक क्या गद्दी चलाएगा। तो इनकी जो माता है, छिंदन कहते हैं उन्हें वैसे, और दूसरे नाम से भी कभी कभी जानते हैं, लेकिन छिंदन, माता छिंदन इन्हें कहते हैं। ये इनके एक तरह से कस्टोडियन के रूप में काम कर रही है, यानी कि माता छिंदन ने बैठा, भले ही दिलीप सिंह को गद्दी पे रखा, लेकिन काम अपना कर रही है, जैसे कि आपने बाहुबली सबने देखी है, ठीक है। तो ये माता छिंदन आपको समझ में आ गया। अब इसी बीच में पहला युद्ध जो छिड़ेगा वो 1845 से 46 के बीच में होने वाला है, आंग्ल और अंग्रेजों का युद्ध। कारण सुनो क्या होगा, लड़ाई हुई क्यों। अमृतसर की संधि में यह तय किया गया था कि अगर ये सतलुज नदी है तो सतलुज नदी के पूर्व का इलाका अंग्रेजों का होगा, और सतलुज नदी के पश्चिम का इलाका सिखों का होगा, यह तय किया गया था। इस बीच में एक गवर्नर है, जैसे मैंने जब गवर्नर को यहां लिखा था, अच्छा मैंने मिटा दिया ना, ठीक है। तो आप देखें 1844 से लेकर 48 तक के बीच में एक गवर्नर जनरल के रूप में जो भारत के आते हैं, उनका नाम है हार्डिंग। हार्डिंग प्रथम बोलना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि एक हार्डिंग दूसरे भी है जो कि दिल्ली कांड होगा आगे जाके 1910 के करीब, उसमें आते हैं। तो हार्डिंग प्रथम है बेसिकली, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। ये इनका टाइम पीरियड चल रहा है गवर्नर का, इसलिए मैंने साइड में बता दिया वहां पे। लेकिन मेन बात यह है कि 1845-46 में युद्ध जो रहा, उसका कारण यह है कि लॉर्ड हार्डिंग के नेतृत्व में, यानी कि एक लॉर्ड गफ है यहाँ पर, जो प्रधान सेनापति है, कमांडर होता है, जो कमांडर इन चीफ जो होता है, वो यहाँ पर ना सेना इकट्ठी करने लग जाता है, अपने सैनिकों को लाने लग जाता है। यहाँ से सिख देख रहे, सिख बोल रहे क्या हो गया भाई, यहाँ पे इतनी आर्मी क्यों डिप्लॉय कर रहा है, यानी कि इतनी आर्मी क्यों आ गई सतलुज नदी के पास पे, कहीं अटैक तो नहीं करने वाले। सिखों को शक हो जाता है कि अटैक करने वाले शायद।
कुछ सिख यहाँ से नदी पार करके क्रॉस करके पता करने चले जाते हैं, कुछ सिख आर्मी। जब सिख आर्मी यहाँ क्रॉस करती है, अंग्रेज बोलते हैं देखो 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 सब देखो, इन्होंने उल्लंघन कर दिया। किस चीज का उल्लंघन कर दिया? अमृतसर की संधि का उल्लंघन कर दिया। हमने ने कहा था कि तुम पूर्व की तरफ मत आना, अब इन्होंने उल्लंघन किया तो फिर हम इसे युद्ध मानेंगे और हम युद्ध करेंगे। अंग्रेज युद्ध छेड़ देते हैं। आप समझ गए बात को? तो कुल मिलाकर के युद्ध का ये कारण रहा। तो अमृतसर की संधि का उल्लंघन इसका एक प्रमुख कारण हम इसे मान सकते हैं। अब लड़ेगा कौन? 5 साल का बच्चा नहीं, यहां से लाल सिंह और तेजा सिंह नाम के 2 सेनापति हैं। कुछ लोग तो बताते हैं कि अंग्रेजों के साथ मिल गए थे वैसे बाद में, लेकिन लाल सिंह और तेजा सिंह नाम के 2 व्यक्ति हैं, ये अंग्रेजों के साथ लड़ रहे हैं। उस तरफ अंग्रेजों के साथ जिनके साथ ये लड़ रहे हैं, जो वर्सेस है, वहां पर लॉर्ड गफ है जो सेनापति है वहां का। और अगर कोई पूछे कि गवर्नर कौन है उस समय, तो हार्डिंग फर्स्ट है। ये दोनों लड़ते हैं आपस में और हार्डिंग वगैरह इन्हें हरा देते हैं। और इस तरीके से हम देखेंगे कि पहला युद्ध जो होता है वो हार जाते हैं अंग्रेज, और ये पहला युद्ध समाप्त होता है लाहौर की संधि के साथ। सारी चीजें मैंने आगे लिखी है, डोंट वरी। लाहौर की संधि के साथ पहला युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात थोड़ा सुनते हुए चलो जरा, फिर आगे की हम बातचीत करेंगे। देखो मेरी बात सुनो। आपको क्या लगता है कि जो ये पहला युद्ध हुआ इतनी आसानी से हो गया? 5 युद्ध हुए, उसमें 5वां युद्ध जो था वो निर्णायक। अब सुनो, फिरोज शाह का युद्ध हुआ था एक। आप सुनना, आपको सब पता चलेगा भी कहानी कैसे कैसे मिल रही है। मैंने सब सिस्टमैटिक वे में लिखा हुआ, चिंता मत करो कि क्या क्या हो रहा है। मैं जानबूझ के आपको डॉट्स अलग अलग बना रहा हूं। फिरोज शाह, मुद्दकी, बद्दोवाल, अलीबाल, सबराव। आप बोलोगे कैसे, क्या है यार? देखो ये बोल बोल के तो याद हो जाएंगे, लेकिन सवाल ये कि एग्जैक्टली कैसे याद होगा मुझे? क्या मैं रट्टे मार के आ रखा? मैंने ना एक हल्का सा अपने लिए ट्रिक बनाया है, एफएम बस। मेरे ट्रिक अजीब अजीब से होते हैं, आपको समझ में आएंगे तो देख लेना। वैसे एफएम सब सुनते हैं, हम बोल रहे भैया एफएम बस कर यार, अब बहुत होता है, इतना इतना भी बहुत होता है। इतना हिंट मिल गया तो अगर आपको, इसी हिंट का इस्तेमाल किया मैंने। अगर आपको पीछे में मैप में दिखाना चाहूँ, फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैप में ये जगह एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, आपको, ताकि हल्का सा फील आ जाएगी कौन कहाँ पे। ये देखो यहाँ पे कहीं पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दिख रहा है आपको फिरोज शाह, ये रेड कलर, यानी कि इलाके आज भी इंडिया में मौजूद है। मुदक्की, ये है मुदक्की। अलीवाल ये है। और इसी तरीके से आपका और जो बाकी चीजें मैंने लिखी हुई, सबराव वगैरह यहीं कहीं पे होगा, ढूंढ लेना। सबराव भी यहीं कहीं ऊपर दिख रहा होगा सबराव। सबराव का जो युद्ध था ये निर्णायक युद्ध रहा। ये 5वां युद्ध जो था, नाम का वैसे 5वां, लेकिन ये पहले युद्ध के ही अंतर्गत आते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आप शायद समझ चुके हैं बात को, ठीक है। तो इस तरीके से माय डियर आप समझ चुके हैं कि ये युद्ध हुआ, इसमें से ये निर्णायक रहा, इसमें कोई खास फैसला आ नहीं पाया। ये मैं बात कर रहा हूँ जो एंग्लो सिख वॉर हुआ है पहला, उसकी बात कर रहा हूँ, जो कि 1845 से 46 के बीच में हुआ। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट इस समय भारत के गवर्नर जनरल के पद पे बैठे हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या हुआ, देखते हैं। अब देखो इसमें कुछ भी काम की चीजें, को मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन थे। आपने सीक्वेंस पे प्लीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचना कि मैं खाली बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस, ध्यान रखना। इस समय अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक है। 1845 में सतलुज नदी की सीमा हो गया, मैंने पढ़ा दिया। अमृतसर संधि का उल्लंघन में पढ़ा दिया। ये सारे पॉइंट मैंने पढ़ा दिया, इसलिए मैं बोल नहीं रहा। इस युद्ध में सिखों की सेना का नेतृत्व मैंने बोल दिया, फिरोज शाह मुदक्की मैंने बोल दिया, अंग्रेज और सिखों की पराजय के रूप में बोल दिया। अब सुनो, इसके तुरंत बाद एक संधि हो जाती है, लाहौर की संधि, क्योंकि ये युद्ध में हार चुके हैं। लाहौर की संधि होती है। लाहौर की संधि में अंग्रेज अब सिखों को बोलते हैं कि कुछ बातें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात कि जो सतलुज नदी जो है उसके दक्षिण का सारा इलाका, सतलुज नदी के दक्षिण का जितना इलाका है वो सारा का सारा अंग्रेज बोलते हैं आपको हमें देना पड़ेगा। वो अंग्रेजों को शिफ्ट हो जाता है, एक बात। दूसरी बात, अंग्रेज कहते हैं कि आप हमें युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 1.5 करोड़ रुपए दो, युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में। लेकिन सिख बोल रहे हैं हम कहां से लाए, हमारे खजाने में तो सिर्फ 50 लाख रुपए बचे हुए। अंग्रेज कहते हैं कोई बात नहीं, 50 लाख रुपए दे दो और वो जो कश्मीर का इलाका वो हमें सौंप दो, जो 1818 में आपके पिताजी और दादाजी यानी रणजीत सिंह जी ने कब्जा करके मतलब जीत के रख रखा था। कश्मीर वाला इलाका दे दो हमें। कश्मीर ले लेते हैं और गुलाब सिंह नाम के एक बंदे को बेच देते हैं 50 लाख रुपए में। तीसरी बात ये कहते हैं कि आप पंजाब को कहते हैं कि सिखों को कहते हैं कि आप अपनी जो आर्मी है, यानी कि जो आपकी अपनी सेना है, उसमें आप अपनी कमी करो सेना में, और हमारे कुछ सैनिक डालो अपनी सेना में, अंग्रेज को डालो। समझ में आ रहा है? इस तरह की कुछ शर्तें लाहौर की संधि में रखी जा रही है। साथ में कुछ 2 पॉइंट और हुए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो दिलीप सिंह है, बोलते हैं दिलीप सिंह अभी भी आपका राजा ही रहेगा, खुश रहो, हम हटा नहीं रहे। हम ये नहीं है कि हम जीत गए तो हम तुम्हें हटा देंगे, राजा अभी भी आपका दिलीप सिंह। बोलते हैं जो छिंदन, माता छिंदन है ना, अभी तक ये उनका हिसाब किताब देख रही थी ना, दिलीप सिंह को गद्दी पे बैठा के उसका कार्यभार संभाल ली थी, अभी भी यही संभालेगी, कोई टेंशन नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट लाहौर की संधि में निकल के आते हैं, शायद आपको समझ में आएगा। अब आगे देख लो एक बार। अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को ही राजा बनाए रखा, यही पॉइंट है। संरक्षिका के तौर पे जिंदल को, जिंदल यानी छिंदन, माता छिंदन को बोला आप वैसे ही रहो, अभी भी रहो, चलेगा, ये पॉइंट भी बता दिया। सिखों को अपनी संख्या को कम करने के लिए बोला, बता दिया मैंने आपको। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलना भूल गया, हेनरी लॉरेंस,
ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस को रखने का काम इन्होंने किया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ये संधियां स्टार्ट की थी वेलेजली ने, उसके बाद वो एक रेजिडेंट को रखते थे अपने वहां। तो ब्रिटिश रेजिडेंट एक हेनरी लॉरेंस है, इसको बोला गया कि आपके वहां पर रहेगा। और असल में हुआ ये कि ये लॉरेंस ने पूरी तरीके से पकड़ बनाई अपने यहाँ पे पंजाब में बैठ के, ठीक है। तो एक अंग्रेज के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ बैठाया। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सतलुज नदी के दक्षिण का सारा इलाका और व्यास और सतलुज नदी के बीच का इलाका। आप देख लो एक बार व्यास और सतलुज नदी के बीच का इलाका दिखता कैसा है। ये सतलुज है, ये व्यास है, इसके बीच का इलाका देख लो। ये सारा इलाका उन्होंने कहा अंग्रेजों ने हमें चाहिए। लाहौर की संधि हो चुकी है, तुरंत बाद भैरोवाल की संधि होती है। आप एक बार सिंपल रीडिंग कर लो, सिंपल सा मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या जरूरत होगी, इसमें कहीं पे होगी तो मैं बता दूंगा। लाहौर की अपमानजनक संधि के बाद सिख काफी नाखुश थे, उन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने सिख के इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया, जिसके बाद अंग्रेज और सिखों के बीच एक और संधि हुई। अब ये जो विद्रोह हुआ ना, अंग्रेजों को समझ में आया कि अंग्रेजों को समझ में आया विद्रोह हुआ इसलिए क्योंकि अभी भी ये जो माता छिंदन है ये कंट्रोल कर रही है, ये राजा की तरह काम कर रही है वहां पर। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो इन्हें हटाओ। एक तो उन्होंने क्या, संरक्षक के पद से इन्हें हटा दिया। अब जब उन्हें हटाया पद से तो कोई ना कोई तो चाहिए, जो कि दिलीप सिंह इतना छोटा बच्चा थोड़ा राजकाज करेगा, कोई तो चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि जो हेनरी लॉरेंस हमने बैठा रखा है, इसके नेतृत्व में 8 सदस्यों की एक परिषद बनाते हैं। उन 8 सदस्यों में आपके सिख जो होंगे वही रहेंगे, उसकी एक परिषद रही है, मिलजुल के जो फैसला लेगी वो राज्य पे काम करेगा। वही 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए जो आपको दिख रहे होंगे। तो माता छिंदन को उन्होंने भेज दिया ताकि अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई ना हो सके। और दूसरा, हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में 8 लोगों की परिषद बनाई जो कि राजा दिलीप को मदद करती थी राजकाज चलाने में। ये भैरोवाल की संधि थी 1846। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के होने का कारण क्या है, ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल है, इसलिए यहां से देख सकते हो आप। एक मूलराज है जो कि मुल्तान के सूबेदार हैं सिखों की तरफ से। हेनरी लॉरेंस जो कि ब्रिटिश रेजिडेंट है, वो कहता है मूलराज को कि आप ना रेवेन्यू बढ़ाओ, अपना जो हमें देते हो रेवेन्यू थोड़ा और बढ़ा के दो। मूलराज कहता है अच्छा जी देते हैं हम बढ़ा के। मूलराज युद्ध छेड़ देता है। मूलराज हेनरी लॉरेंस के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। लेकिन होता क्या है, हेनरी लॉरेंस के खिलाफ जब वो युद्ध छेड़ता है तो ये लोग अपना एक गवर्नर को भेजते हैं वहां पर, अंग्रेज भेजते हैं वहां पर उसके खिलाफ। किसके खिलाफ? मूलराज के खिलाफ। लेकिन मूलराज को वहां की जनता काफी चाहती थी। इस कारण से जो नया गवर्नर आया रहता है, अंग्रेजों ने बना के जो भेजा रहता है, उसके साथ 2 बंदों को, अंग्रेज अधिकारियों को भेजा रहता है। लेकिन जनता यहाँ की उन्हें मार देती है जान से। वो 2 कौन है? एक तो है पैट्रिक, पैट्रिक यानी पिता समझ लो आप, फादर टाइप का। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि फादर है तो सन भी होगा ना, ये सन है एंडरसन। तो एंडरसन और पैट्रिक ये दोनों के दोनों आते हैं, इनकी हत्या कर देती है कौन? वहां की जनता कर देती है, मुल्तान की। मुल्तान वही जहां पे मूलराज, जहां के दीवान के पद पे रह रहे हैं। तो बस इसी बात से फिर अब युद्ध शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि मुल्तान की प्रजा द्वारा इन दोनों ब्रिटिश अफसरों की जान से मार दिया गया। इसके साथ कुछ सिख सिपाही भी दीवान मूलराज के साथ जुड़ जाते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध फिर से एक विद्रोह छिड़ जाता है। बस हो गया। अब ये टाइम पीरियड जो चल रहा है, ये जो वाला जो टाइम पीरियड चल रहा है, इस बीच में अब डलहौजी का आना जाना हो जाएगा यहाँ पे। देखो 1848 से 1849 ईस्वी तक मैंने आपको क्या बताया कि 1844 से लेके 1848 तक का जो टाइम पीरियड है वो किसका है? हार्डिंग फर्स्ट का। लेकिन 1848 से लेके 1856 तक का टाइम पीरियड लॉर्ड डलहौजी का है। डलहौजी यहां पर आ चुका है इस समय तक, क्योंकि 4849 में युद्ध हुआ है। डलहौजी क्या करता है? बोलता है कि यार युद्ध छेड़ देता है इनके खिलाफ। अब युद्ध सुनो कैसे कैसे होता है। मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए था, क्या मिल जाएगा? ब्लैंक पेज ही नहीं, कोई बात नहीं, इधर देख रुक जाओ एक सेकंड। देखो डलहौजी आ चुका है ना 1848 से 50। इसमें क्या होता है कि 3 बार लड़ाइयां होती है। पहला वो वॉर जो हुआ था, जो फर्स्ट वॉर हुआ था, उसमें 5 लड़ाइयां हुई है। एफएम बस, एफएम बस मतलब आप जानते हो, फिरोज शाह, मुद्दकी, बद्दोवाल, अलीबाल और उसके बाद सबराव। सेकंड वॉर जो हुआ है इसमें भी आपके पास 3 लड़ाइयां तो हुई है कम से कम। सबसे पहली लड़ाई रामनगर की। ये रामनगर वो नहीं है जो उत्तराखंड में है, वो रामनगर नहीं है। दूसरा चिलियावाल की लड़ाई। ये सब जगह वही है जो कि पंजाब की तरफ पड़ती है आज के, और ये सारी जगह आज के भारत में ही पड़ती है। रामनगर, चिलियावाल और तीसरी लड़ाई गुजरात। गुजरात ये वो नहीं है जो आज का गुजरात है, ये गुजरात भी वही है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है आज का, ये गुजरात वो है। तो कुल मिलाकर के 3 लड़ाइयां होती है। गुजरात की लड़ाई को वॉर ऑफ कैनन्स भी कहा जाता है, तोपों का युद्ध भी कहा जाता है, और ये निर्णायक युद्ध होता है। अब सुनना छोटी सी कुछ खास बातें इसके रिगार्डिंग। पहला युद्ध जो है यहाँ पे लॉर्ड गफ जो है, जो कि गफ है, जो कि पहले भी लड़ा था वो, और उस तरफ से सिखों की तरफ से लड़ रहा होता है शेर सिंह। सेम यही यहाँ पे भी रहता है, लेकिन तीसरे उसमें डलहौजी ये चेंज कर देता है। डलहौजी यहाँ पे बोलता है कि यहाँ तो शेर सिंह ही लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे डलहौजी बोलता है कि यहाँ पे एक जो बंदा लड़ेगा उसका नाम होगा चार्ल्स नेपियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर लड़ता है और चार्ल्स नेपियर जीत जाता है तीसरा वाला वॉर। इसके बाद क्या होता होगा? इसके बाद जो डलहौजी है
वो पंजाब को अधिग्रहित कर देता है। हेनरी लॉरेंस बोलता भी है, मना भी करता है कि मत करो यार, सही नहीं रहेगा, जनता भड़क जाएगी, क्योंकि ब्रिटिश रेजिडेंट रहता है वो। लेकिन डलहौजी उसकी सुनता नहीं है और कुल मिला के चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अपने कब्जे में ले लेता है। तो इस तरीके से दूसरे युद्ध के बाद, जो कि 1848 से 49 में हुआ, पूरी तरीके से पंजाब अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका है। तो इस तरीके से आपने शायद देख लिया होगा कि किस तरह से आंग्ल और इनका द्वितीय वॉर चला था। तीनों युद्ध आपको शायद समझ में आ रहे होंगे, जो द्वितीय के अंदर चले, एक आपका रामनगर का, चिलियावाला का, गुजरात का। ये 1848 से 49 के बीच में हुए युद्ध है। और कुछ खास बात इसमें मैं देख लूँ अगर बताने लायक है तो, हाँ, इसके बाद क्या होता होगा, युद्ध के बाद कुछ खास नहीं होता, पंजाब को अपने अधिकार क्षेत्र में रख देते हैं और एक 3 सदस्यीय बोर्ड का गठन कर दिया जाता है कि 3 सदस्य चलाएंगे पंजाब को। लेकिन 1853 आने तक इन 3 सदस्यों को भी बर्खास्त कर दिया जाता है। बोला जाता है कि एक चीफ कमिश्नर यहाँ पे बैठेगा और उस चीफ कमिश्नर के पद पे हेनरी लॉरेंस के भाई जॉन लॉरेंस को बैठाया जाता है और वो यहाँ पे चीफ कमिश्नर के पद पे बैठ जाता है। बस हो गया। अब 5 लाख रुपए की तनख्वाह देते हैं, वार्षिक पेंशन पे ब्रिटेन भेज देते हैं, उसको बोलते हैं आप जाके पढ़ाई करो। किसको? दिलीप सिंह को। आप छोटे बच्चों भी जाके पढ़ाई करो। तो इस तरीके से दिलीप सिंह को वहां भेज देते हैं। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरी कहानी इतनी सी है। अब क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले एक बात, आपने शायद कभी सुना होगा कि दिलीप सिंह के साथ भेजते हैं, दिलीप सिंह को अकेला नहीं भेजते, उसके साथ कोहिनूर हीरा भी यहाँ से चले जाता है लंदन। कोहिनूर हीरा के बारे में अगले 1 मिनट में फटाफट बातें कर देता हूँ। आपने नादिर शाह का नाम सुना होगा। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1739 में हुआ था। जब नादिर शाह भारत पे आक्रमण करके वापस जा रहा होता है ना यहाँ से, तो वो मुगलों से कोहिनूर हीरो को लेके जाता है। उस समय इसका वजन लगभग 37 ग्राम रह रहा था। नादिर शाह अपने राज्य पहुंचता है, जीता है वहां पर, फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके उत्तराधिकारी आते हैं, लड़ाई करने लग जाते हैं एक दूसरे से। उत्तराधिकारी मदद लेते हैं अहमद शाह अब्दाली की, जो 1761 के पानीपत वॉर से संबंधित है, और उसको गिफ्ट करते हैं कोहिनूर हीरा। अहमद शाह अब्दाली का काम हो गया, पानीपत का वॉर जीत गया। आगे बढ़ती है बात 1761 के बाद, आगे आगे टाइम आता है 1813 का। 1813 में जब रणजीत सिंह के साथ, मैंने बताया 1813 से 1837 तक लड़ाइयां हुई हैं रणजीत सिंह के अफगानों के साथ, तो जब अहमद शाह अब्दाली के पोते के साथ रणजीत सिंह की लड़ाई हो रही थी, तो उसका पोता गिफ्ट कर देता है कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को। तो इस तरीके से रणजीत सिंह के पास कोहिनूर हीरा आता है और फाइनली अंग्रेज यहां से रणजीत सिंह से कोहिनूर हीरे को ले जाते हैं और आज तक कोहिनूर हीरा वहीं पर बंद है इंग्लैंड में। उसका वजन भी अब काफी कम हो चुका है, बेचारा कमजोर हो गया, खाता पीता नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो घिस घुस के उसकी अलग अलग तरह के डिजाइन बनाते बनाते 37 ग्राम से उसका वेट लगभग 21 ग्राम अब हो चुका है। तो ये पूरी की पूरी हिस्ट्री थी आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, आपको इनके जवाब देने, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन। प्लीज इन्हें ध्यान से आपने जवाब देना है। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो लेक्चर को प्लीज लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जैसा जैसा आपको लगता है, और शेयर करने की कोशिश जरूर करें। यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल से रिलेटेड है, तो उसके लेक्चर्स पैरेलली चल रहे हैं, उनको फॉलो करें। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी चल रही है, जिसमें मैं कॉन्टिनेंट, महाद्वीपीय, विश्व का महाद्वीपीय भूगोल जो है, यानी कि जो कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी है, उसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।